है। जी ठीक है, तो आप लोगों जी को समझ में आ गया कि जो है एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, आया ना। हम्म। और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें हम हमारा रेस्पिरेशन में मेन चीज क्या बनता है, एटीपी बताए थे। जी हाँ, तो एटीपी जो होता है ना, जी आपको एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड होता है, एनर्जी हाई एनर्जी। तो एनर्जी कैसे रहता है एटीपी में, है एटीपी में कैसे होता है, देखिए एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले एक एडिनोसिन कंपाउंड है, एडिनोसिन नाम का एक कंपाउंड, एडिनोसिन ए से डिनोट कर रहे हैं। उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, एक के लिए हम लोग मोनोट्रम बोलते हैं, तो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये कहलाएगा, इसमें होता है अगर ये जुड़िएगा तो 30 किलो जूल का, 30 जो है कैलोरी का एनर्जी रहता है इसमें। ठीक है, एक जी हो गया, तो ये हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या है, इसको हम बोलते हैं एएमपी। क्या बोलेंगे, एडेनोसिन एक मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ा तो एक हो गया एएमपी, हो गया ना। हाँ? जी एक और फॉस्फेट जी ग्रुप जोड़ दिए हम लोग, हाई एनर्जी कंटेनिंग ये बॉन्ड है, ये दो फॉस्फेट हो गया, तो इसको बोलेंगे एडीपी। क्या बोलते हैं, एडीपी। ठीक है, और जी तीसरा एक जी और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। तो जनरली सेल में जब एनर्जी नहीं रहता है, ये टूट जाता है, तो एडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है, एडीपी। एडीपी। अगर तो एडीपी जब हमारा रिएक्शन आपको बॉडी आपका सेल रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो एनर्जी क्या करता है ना, एक फॉस्फेट को ले जाके एडीपी में जोड़ देता है, हेल्प करता है वो बॉन्ड को बनाने में। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ। अगर किसी रिएक्शन को कराने में एनर्जी डाला जा रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक हुआ ना, क्योंकि हीट बाहर से जो फूड के रेस्पिरेशन के बना, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एडीपी का बनना, एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से जुड़ जाएगा, तो आपको बन जाएगा एटीपी। क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। एक कंडेंसेशन हो गया, एक फॉस्फेट जुड़ा एडीपी में, एडीपी में दो फॉस्फेट है ना, तो एडीपी है। तो एडीपी में जुड़ा कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो एक एंजाइम है सिंथेज, एज लगता है तो एंजाइम का नाम होता है, तो सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एटीपी बनाने वाला। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी जो डाला गया, ये एनर्जी कहाँ से आया आपको, कहाँ से आया एनर्जी, जो आपको एडीपी को कन्वर्ट कर रहा है एटीपी में, यही एनर्जी को तो पढ़ रहे हैं आप लोग। कहाँ से आएगा एनर्जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी, जी आ हेलो। रहा। तो बोलिए एनर्जी कहाँ से आएगा, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, रेस्पिरेशन में फूड को तोड़ रहे हैं ना, वहीं पर तो एटीपी बनता है ना बेटा, है, जी एटीपी बन रहा है। तो ये एनर्जी आपको वही फूड को तोड़ने से जो एनर्जी बना, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं आप, तो वहां एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो एनर्जी यूज हो गया एटीपी बनाने में। फिर ये एटीपी चला जाएगा जहां पर आपको रिएक्शन, जहां जो काम करने के लिए एनर्जी, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना सेल में, अगर एटीपी एनर्जी लग रहा है तो एटीपी वहां खर्च होगा, तो एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एडीपी में और फॉस्फेट में, और ये हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये एनर्जी आपको काम करने के लिए मिल जाएगा, अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, हाँ। जी तो ये एटीपी एडीपी समझ में आ गया आप लोगों को, एनर्जी चाहिए होगा कहाँ पर, आया समझ में ये चीज। जी जी ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये वही चीज है, आपको उसी चीज को हम छोटा इसमें तोड़ के दिखा रहे हैं कि एटीपी अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होता है, पानी के टूटने को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं।
तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ब्रेकडाउन होगा तो एडीपी और फॉस्फेट बनेगा, एनर्जी निकलेगा। एक बॉन्ड टूटता है फॉस्फेट का, बताया था ना, 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है। तो अगर एटीपी का आपको 1 मोल है, 1 मोल एटीपी तोड़िएगा तो आपको 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। एटीपी का एक अगर मोल से आप एडीपी बन जाएगा तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा तो कितना जूल निकलेगा एनर्जी? 30.5। 30.5 किलो जूल या 30.5 किलो जूल, ठीक है, क्लियर है? जी अगर यही जी एटीपी से एएमपी बना दिए हम तो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, निकलेगा 2 फॉस्फेट ग्रुप। जी तो जी 2 फॉस्फेट है तो डबल एनर्जी तो रिलीज 61 होगा, किलो तो ज्यादा एनर्जी जी मिलेगा, 61 किलो जूल मिल जाएगा। ठीक है, अगर जी एडीपी को एएमपी में बदल देंगे हम तो कितना किलो जूल निकलेगा एनर्जी? 61 किलो जूल। ये यहाँ पर आप देखिए 2 एडीपी लिखा हुआ है तब 61 दिया हुआ है। एक एडीपी दोड़िएगा एटीपी में तो 30.5 किलो जूल ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, समझ में आया इस चीज को? जी जी तो आपको बॉडी के सेल में एटीपी का पानी के प्रेजेंस में एडीपी में बनना, फॉस्फेट ग्रुप बनेगा, ठीक है, और बन जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो जी एनर्जी करेंसी हो गया आपको। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बॉडी में जहां भी चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी में एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लग रहा है तो वहां पर क्या यूज होगा? एटीपी होगा, एटीपी खर्च होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना जहां जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना। जी उल्टा जी क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ठीक है। और अब आपको मान लीजिए दूसरा और कुछ काम करना है, फोटोसिंथेसिस कैसा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है, लेकिन वहां पर एटीपी यूज नहीं होता है। एटीपी यूज होता है थोड़ा सा कहीं पर, लेकिन मेनली सनलाइट का एनर्जी यूज होता है। लेकिन बाकी और भी प्रोसेस जहां पर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है सेल में तो वहां पर एटीपी खर्च होगा। जैसे आपका मसल्स कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स होना, मसल्स का कंट्रैक्शन होगा ना, तो वहां वहां पर जी रिएक्शन होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जी एटीपी से। एटीपी से। ठीक है, एक एटीपी एक एडीपी बनाएगा तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। एक एटीपी नहीं, 1 मोल एटीपी से अगर 1 मोल एडीपी बन रहा है तो कितना किलो जूल एनर्जी मिलेगा? 30.5 किलो जूल। 30.5 किलो जूल मिलेगा। ठीक है, तो वही है। अब जी सोचिए आप बैटरी से कैसे आप दूसरा काम करते हैं तो एटीपी वही काम करता है। तो सेल में आपको जी प्रोटीन, कोई भी का प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, नर्व का इंपल्स हो गया, एक जगह से दूसरे जगह जाना, सब जगह आपको एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? जी चलिए आपका एक जी आपके इसमें एक जो है एक्टिविटी है, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। एक्टिविटी है गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्या है? अब आपको रेस्पिरेशन है, गैस। और जो हम लोग जितने हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, लार्जर ऑर्गेन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जनरली वो एरोबिक रिएक्शंस करते हैं। एनएरोबिक रिएक्शन आपका मसल सेल्स करता है, कुछ सेल ही करता है, लेकिन मसल सेल्स भी करता है। इन ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो मजबूरी में करता है। लेकिन एनएरोबिक रिएक्शन जनरली आपको क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है ना। और जी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जनरली एरोबिक रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो आपका जी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी दिखा रहा है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इनहेल करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सलेशन करता है ना, करता है कि नहीं? जी तो जी सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं। आप कभी एक मछली का इसमें ना एक्वेरियम में देखिए, मछली मुंह खोलती रहती है, थोड़ा थोड़ा देर में मुंह खोलेगी बंद होगी, मतलब पानी अंदर लेती है। हाँ, जी जी क्यों करती है? चलिए पहले आप देखिए एक्टिविटी। आप एक्वेरियम में देखिएगा तो वो जी मुंह को खोलेगा, फिर उसके बाद अपना गिल्स गिल्स का जो होता है ना बगल वाला, जो उसका गिल्स जानते हैं, गिल्स होता है मछली में। कभी देखिए जी मछली के बगल में कान गलफड़ा टाइप का रहता है, इससे गलफड़ा होता है ना मछली में। जी
उसको उसको जी ऐसे उठाता है आदमी, खोल के भी देखता है, नहीं रेड कलर का अंदर दिखता है पोर्शन, देखे कभी मछली में? जी देखें। इस पोर्शन में यहाँ पर का जो बोन को, ये जो बोन पोर्शन है मछली का, उसको उठाइएगा ना तो देखिएगा रेड कलर का ऐसे ऐसे आपको फोल्डेड पैटर्न मिलेगा। ठीक है, बहुत सॉफ्ट रहता है। क्या रहता है? गिल्स। गिल्स। तो ये क्या करता है ना, पहले मुंह खोलेगा, फिर थोड़ा देर बाद गिल्स खोलेगा। अब देखते रहिएगा तो ये कितना जल्दी जल्दी करता है। तो आप भी देखिए, आप अपना सांस गिनिए। ठीक है, आप अपना हार्ट बीट को गिनिए, 1 मिनट में आप कितना बार करते हैं। तो आप 1 मिनट में आप कितना बार करेंगे? 70 बार करते हैं, 60-70 बार करते हैं, है ना? 72 बार हार्ट का बीटिंग होता है 1 मिनट में। और मछली को देखिए तो आपसे बहुत ज्यादा करता है। क्लियर है? तो जी मछली मुंह खोल के बंद क्यों करता है इतना जल्दी जल्दी? तो मछली क्या करता है, मछली पानी को अंदर लेता है अपने मुंह में। ठीक है, मुंह से भेज देता है कहाँ? गलफड़ा में, जो गिल्स होता है। गिल्स में बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, गिल्स में बहुत सारे फोल्डिंग होते हैं, और जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व है, वो गिल्स क्या करता है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत रहता है गिल्स में, इसमें, तो वहां पर वो उसको क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर ले लेता है ऑक्सीजन को, बाकी पानी को बाहर जी निकाल देता है। तो ये प्रोसेस उसको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए, और क्योंकि हवा में नहीं है, ये पानी में है। क्लियर है? जी जी वही काम हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, अंदर जाता है फेफड़ा में, लंग्स में वहां पर पड़ के फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हम में और मछली में डिफरेंस क्या? एक्वेटिक एनिमल और हम में क्या डिफरेंस है? कि हम अंदर लेके, हमें पानी का तो है नहीं कि हमको बाहर निकालना है, इधर से पानी लिया और पानी बाहर निकालना होगा इसको। तो इसका सिस्टम थोड़ा बाहर की तरफ रहता है ना, खुला, लगभग थोड़ा सा खुला रहेगा, और हम लोग के अंदर में पैक रहता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स रहेगा तभी वो ऑक्सीजन को क्या कर पाएगा, वो अपने अंदर डिफ्यूज करने देगा, तभी ना। तो सॉफ्ट पोर्शन होता है, डेलिकेट होता है, तो इन लोगों के बाहर में रहता है ना, और हम लोग के यहाँ अंदर सेफ रहता है। ठीक है, चेस्ट में। क्लियर है? और दूसरा चीज है, इन लोगों जी को एक परेशानी और है, पानी में ऑक्सीजन कितना परसेंट घुला होता है? हवा में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? 21%। 1%। अब पानी में सिर्फ 1% होता है। क्या होता है? 1% होता है, वो भी पानी, 1%। अगर आप पानी में ऑक्सीजन बहुत कम घुला होता है, 1% ऑक्सीजन घुला होता है पानी में। तो सोचिए उसको कितना पानी अंदर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तब उसको ऑक्सीजन मिलेगा उतना, है ना? जी 21 टाइम्स। 21 टाइम्स है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करते जाएगा, जो करते जाएगा। ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हवा में आपका ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो आपके अंदर ज्यादा जी जल्दी से वो ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगा आपके ब्लड में। लेकिन इसमें बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होगा ना, है? जी जी तो ये इसलिए इसको पानी को बहुत जल्दी जल्दी मुंह खोलेगा, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है मछली पानी में, है ना? तो किसको ज्यादा आराम है? तो हवा वाले में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, किसको बेनिफिट है? टेरेस्ट्रियल को। टेरेस्ट्रियल को, क्योंकि आपको उसको ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हवा में ज्यादा है, उसका ऑक्सीजन का, तो हमारे में डिजोल्व ज्यादा जल्दी से होगा ना? हाँ, जी ठीक जी है। तो ये आपको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? कितना बार आप काउंट करता है करके देखिए, आप जितनी कम बार करेंगे वो ज्यादा जल्दी जल्दी करता है। क्लियर है? तो इसी सिस्टम जी को पढ़ने के लिए, कि जो है अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहलाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है आपको। हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया है कि नहीं? जी और ठीक है, तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, कि ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज। आपको गैसियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन आपको ब्लड में डाल देना, जो आपको सब सेल्स में जाएगा। रेस्पिरेशन होगा सेल्स में, लेकिन ऑक्सीजन को पहुंचाना हर सेल तक जो है ऑर्गन ह्यूमन का, वो कहलाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स
बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपको नाक है, अंदर में आपको ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद अंदर जाइएगा तो लंग्स है, उसमें आपको अल्वियोलाई है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज है ना, ऑर्गन एंड टिश्यू का नेटवर्क होता है जो हम लोगों को सांस लेने में या हेल्प अस इन ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ, मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर मींस with higher amount of oxygen and exhalation of air with higher amount of carbon dioxide, यही ना है। इनहेल करना हवा जी को और एक्सहेल करना, यही आपको ब्रीदिंग कहलाता है ना। जी तो जो हमारा सिस्टम है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज टू इंट्रोड्यूस और ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है, यही है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर डिसॉल्व करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना, यही है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप देखना चाहें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट्स होते हैं, आप देख लीजिए क्या क्या पार्ट्स हैं। पहले आप सबसे पहले नाक से हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो नोज है, ये नोज है। नोज जो होता है नाक है ना, नाक हड्डी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। नाक का आपका जो बगल वाला सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, देखिएगा सॉफ्ट जी वाला हिस्सा उसमें कार्टिलेज है, और ऊपर में नाक के ऊपर वाला हार्ड हिस्सा है, वो क्या है आपको, क्या है, वो बोन है। और मसल से अंदर में, तभी तो जी नाक आपको सिकुड़ता है या फिर फैलता है? ठीक है। जी तो नोज जो है आपको मसल्स, कार्टिलेज और बोन का बना हुआ है ना। तो नोज है, जी नोज के पीछे चले जाए नेजल कैविटी है, जहां से हवा अंदर जाता है, ठीक है, नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के कैविटी आगे जाइएगा तो फेरिंग्स है और लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे जाइए तो एक ट्रैकिया है, देखिए पीछे वाला जो है वो लाइन पे मत जाइएगा, ये वाले पे जाइए, पीछे वाला आपका एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, जो एपिग्लोटिस से आपको सेपरेट होता है। एपिग्लोटिस बताए थे ना उसमें भी, हाँ, जी कि जो इधर ब्लॉक करता है जब उधर जाए तो उधर। तो एपिग्लोटिस हो गया, और लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक जो आपको कार्टिलेज का रिंग के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके नीचे जाइएगा तो दो ब्रांच हो जाता है, दो ब्रांच हो जाएगा, ठीक है, दो ब्रांच हो जाए तो जी दो ब्रोंकस, एक राइट ब्रोंकस, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस। तो दो लेफ्ट तरह का लंग्स हो गया, एक राइट लंग हो गया, लंग्स के दो पार्ट हो गए, राइट लंग और लेफ्ट लेफ्ट लंग, लाइन ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग हो गया, लेफ्ट लाइन हो गया ना। और फिर जी जब आगे देखिएगा ना, आपका ये ट्रैकिया जो है आगे जाके जब ब्रांच हुआ है तो ब्रोंकाई बन गया। ब्रोंकस सिंगुलर होता है, अगर प्लूरल किसी चीज के आखिर में यूएस लगा हुआ है, अगर उसके आखिर में अगर प्लूरल करना है तो उसको आई बोल देते हैं, है ना, ब्रोंकाई। तो मतलब जी लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस मिलकर ब्रोंकाई हो गए। तो ब्रोंकस हो गया लेफ्ट जी ब्रोंकस, ठीक है, एक लेफ्ट ब्रोंकस एक राइट ब्रोंकस। फिर जो है लेफ्ट हर ब्रोंकस जो है फिर आगे जाके बहुत सारे डिवाइड होके आपको एक बैलून लाइक, छोटा छोटा बैलून के लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम बोलते हैं अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई अल्वियोलाई। और बाकी सेल्स जो है आपके लंग्स के सेल्स हो गए, है ना। ये अल्वियोलाई जो है ब्रोंकस का आगे का टर्मिनेशन वाला पोर्शन है, ठीक है, और उसके अंदर फिर लंग्स है। ये लंग्स, बाकी जो यहाँ पर आपके टिश्यूज है वो लंग्स के हैं, क्लियर है। तो ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक चीज और होता है डायफ्राम, क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम ना एक समझिए कि आपको मसल्स का एक पूरा चादर टाइप का पूरा नीचे लंग्स होता है ना, जहां लंग्स, जी लंग्स और जी हार्ट के नीचे जो है एक पूरा पार्टीशन रहता है, एक तरह का बॉडी का समझिए। यहाँ से नीचे जो है ना दूसरा ऑर्गन है, लेकिन ये एक पार्टीशन आप कभी देखे हो, जब किसी जानवर का जबा करके मीट बूचर जो काटता है, तो आप देखे होगे कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में एक पार्टीशन रहता है, कभी ध्यान दिए हो? एक पतला सा जी मसल्स टाइप का ये रहता है, जिसको हम लोग डायफ्राम का मतलब ये हो गया ना, जो किसी चीज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है।
ये डायफ्राम जी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये एक कैविटी में रहता है, जो चेस्ट वाला कैविटी है ना, ये पोर्शन हड्डी का एक रिंग, हड्डी मतलब आपकी 12 हड्डी इस साइड रहता है, 12 हड्डी रिब्स होते हैं ना, रिब्स रिब्स है जी ना, आपको सभी को रिब्स होता है ना हड्डी सीना में, उसके अंदर सेफ जी रहता है। 12 पेयर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा वहां सेफ रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन बींग्स में। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? तो मेन आप वो हो गया, एक नोस्ट्रिल हो गया, नाक, ठीक है, फिर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, बता दिए, फिर आ गया ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया के बाद आपको आ जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकस एक सिंगुलर हो गया, ब्रोंकाई कैपिटल हो गया, सॉरी प्लूरल हो गया, तो ब्रोंकाई हो गया, 2 ब्रोंकाई। ट्रैकिया तक एक ही था, फिर वहां से 2-2 हो गए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाकर के आपको ब्रोंक्यूल्स में बढ़ रहे, ब्रोंकाई में ही ब्रांचिंग हो रहा है। तो जब क्यूल्स किसी चीज में ओल्स लगा दे रहे हैं ना, तो उसका ब्रांचिंग के लिए बोलते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स। अगर ट्रैकिया भी बट रहा होता तो ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, लेकिन नहीं बट रहा ट्रैकिया, ट्रैकिया एक ही है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस बना, है ना, तो ब्रोंकस, ब्रोंकस के आगे ब्रोंक्यूल्स से प्लूरल हो गए बहुत सारे, देख रहे हो, ये ब्रोंकस है यहाँ पर एक, और ये फिर फर्दर यहाँ पे ब्रांच हुआ, यहाँ पे ब्रांच हुआ ना, हा? तो ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंकस के आपके ब्रांचेस। ब्रोंक्यूल्स के बाद लंग्स है, लंग्स है, और इसमें ये जो नीचे लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स का आगे का लास्ट का जो एंड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, है ना, और उसके बाद डायफ्राम, यहाँ डायफ्राम है, बताएं, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, ये वही चीज आप समझ गए, है ना, समझ में आया ना आपको? ये रिब्स है, हड्डी जो सीना में ऐसे रहता है ना, हड्डी जिसको रिब्स बोलते हैं ये। और ब्रोंक्यूल्स इस तरह से देखिए, आपको बैलून की तरह का, बहुत सारा बैलून की तरह ब्रांचेस है, वो सैक लाइक का स्ट्रक्चर, बैलून का तरह का स्ट्रक्चर, उसको हम अल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के आगे एंड पे होते हैं, तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये इस तरह से पार्टीशन करने से क्या होता है ना, ब्रोंक्यूल्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। होता है ना, किसी चीज को छोटा छोटा बना दो तो सब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। अगर एक ही बैलून जी रखो, उतना उतना एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे बैलून रखो, तो किसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा? इतना जिसमें बड़ा ज्यादा का छोटे छोटे। सरफेस एरिया, और अगर इतना ही में हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट डाल दिए, है ना, ऐसे ऐसे गोला गोला करके, है, इतना जी ही दूर में, तो कितना सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका अंदर में सब जगह सरफेस एरिया बढ़ गया ना। जी जी सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ब्लड को ज्यादा सरफेस मिलेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा आपको उसका अवेलेबिलिटी हो जाएगा ब्लड से, होगा ना, कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, जी तो ज्यादा डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का काम होगा ना, जी है, जी नहीं होगा? जी होगा। होगा। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हमने बता दिया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है जो बाहर से दिखेगा आपको, हवा अंदर लेने और बाहर करने के लिए। नेजल चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर में आपको म्यूकस और हेयर होता है। नाक के अंदर में बाल भी होता है और म्यूकस भी होता है। बाल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने देता है कि लंग्स में नहीं जाए, ठीक है, और म्यूकस उसको चिपका लेता है, जो डस्ट पार्टिकल या कुछ ऐसा जाए हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब ऑक्सीजन को एक तरह से, जो हवा जो आप सांस दे रहे हो उसमें बहुत सारे चीज हो सकते हैं, है ना, डस्ट हो सकता है, स्पोर्स हो सकता है, फंगस वंगस का हो सकता है ना, कुछ चला गया तो आपको इन्फेक्शन जी हो जाएगा लंग्स में, इसलिए उसको फिल्टर करके भेजता है। फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? नाक में म्यूकस और हेयर, है ना, म्यूकस उसको चिपका लेगा, उसको बाहर निकाल देगा, या फिर आपको हेयर उसको रोक देगा, नेजल हेयर जी को। नेजल चैम्बर में आपको क्या होता है, लाइन विथ हेयर और म्यूकस होता है, ठीक है, डस्ट और डर्ट को रोकने का काम करता है। फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक पैसेज है नाक के नेजल चैम्बर के पीछे, मतलब, ठीक है, और इसका काम होता है आगे हवा को और खाना को, फेरिंग्स से दोनों चीज जाता है, हवा और खाना दोनों जाता है। यहाँ पर फेरिंग्स में ना, यहाँ पर आपको मिला है ये फेरिंग्स, यहाँ माउथ में फेरिंग्स, वो इसोफेगस का ही पार्ट हो गया और इसका नेजल चैम्बर का ही पार्ट है, दोनों का, है ना।
एयर और फूड दोनों का, मुंह से भी सांस ले सकते हो ना आप, हैं? जी और नाक से भी सांस ले सकते हो, मतलब आपके फेफड़ा में मुंह से भी सांस लेने से जा सकता है। तो कहीं पर भी, कहीं से तो, कहीं पर भी तो कॉमन पॉइंट होगा ना दोनों का, है? और कहीं पर अलग भी होगा जी। फिर। तो जो कॉमन पॉइंट है जहां से सांस और खाना दोनों जा सकता है, वो पोर्शन है फेरिंग्स। क्लियर है? उसके बाद लैरिंग्स जी है। लैरिंग्स को हम लोग वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकल। जो हम बोल रहे हैं या आप बोलते हैं, तो वो आवाज कैसे निकलता है? किसी से वाइब्रेशन से निकलता है, मालूम है? जी तो हमारे इसमें कोड्स होते हैं। वोकल, वो जो है ना, समझे कार्टिलेज, बहुत कार्टिलेज के लिए स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज, उस बोलने से हवा, हम लोग हवा अंदर से निकाल रहे हैं, वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर रहा है, जिससे हमें आवाज निकल रहा है। ठीक है? इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, या फिर वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है? वोकल कॉर्ड को रखता है, साउंड बॉक्स होता है ना, हम लोग बोलने में हम बोल रहे हैं क्योंकि लैरिंग्स से। ठीक है? जी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक काम ये भी है आपको, हमें बोलने में हेल्प करना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो हम बोल नहीं पाते। ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो मेन काम है ही ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके टिश्यू तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर करना। इसका दूसरा काम ये भी है कि हमें बोलने में हेल्प करता है ना। जी। जी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक काम और है, हमारे नाक में जो है ना, आपके सेंसरी सिस्टम होते हैं, जो आप सूंघते हो ना बहुत सारा चीज, स्मेल आता है ना जी हर चीज का। तो वो स्मेल वाला जो अरोमा आपके नाक में गया ना, तो वो उस वहां पर अंदर लेने का काम तो कर रहा है ना, अरोमा को खींच के हवा के साथ। अगर ये रेस्पिरेटरी जी सिस्टम नहीं होता तो आप स्मेल भी नहीं कर सकते किसी चीज को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो ये भी काम है। क्लियर है? गैसेस जी एक्सचेंज करना, बोलने में हेल्प करना, और किसी चीज का स्मेल, अरोमा का स्मेल करके बताना, परसेप्शन ऑफ अरोमा, है ना। लैरिंग्स का जी काम हो गया, बोलने में हेल्प करता है। ठीक है? जो वोकल कॉर्ड बोलते हैं। एपिग्लोटिस है, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपको क्या करता है, फूड की एंट्री को रोकता है आपको लंग्स में जाने के लिए, है ना। मतलब वहां से आपको, अब वहां से दो पार्ट हो जाता है, एक हमारा सांस वाला नली चला जाएगा आपको अंदर फेफड़ा में, और दूसरा इसोफेगस हो जाएगा। तो यहाँ से फायरिंग्स के बाद से जब अलग होगा जहां पर, तो वो पोर्शन ढकने का काम करता है, एपिग्लोटिस। ठीक है? क्लियर? ट्रैकिया, जहां से आपका अलग हो गया आपका इसोफेगस और फेरिंग्स के बाद आगे वाला पोर्शन, तो ये कार्टिलेज का बना होता है। ये आपको कार्टिलेज था, हार्ड स्ट्रक्चर है जो कोलैप्स नहीं कर सकता है। और ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी किसको बोलते हैं मालूम है? थोरेसिक कैविटी जो हमारे लंग, हमारा जो रिब रिब के अंदर वाला कैविटी बना हुआ है ना, रिब है ना, हड्डी आप देखे हो ना, 12 हड्डी इधर जी रहता है ऐसे बो के शेप में रहता है ना, जो हर जी आदमी, हर जानवर के सीन इसमें बना होता है। आप किसी अभी कंकाल देखोगे सामने, ऐसे कैविटी बना हुआ है, एक कैविटी मतलब समझते हो, गुफा टाइप का। वो हड्डी का गुफा हुआ ना एक तरह से, पीछे से निकल के हड्डी आया है, आपके बगल में भी है, देख रहे हो, और आगे आकर के यहाँ पर मिलता है, और थोड़ा सा नीचे वाला कुछ पोर्शन नहीं भी मिला रहता है, तो वो वाला एक कैविटी बनता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी। उसी में हम लोगों को पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी, जो बीच से जाएगा थोरेसिक कैविटी के। ठीक है? फिर ब्रोंकाई है। ट्रैकिया दो पार्ट में आगे बढ़ जाता है, दो ब्रैंक्यूल्स में, दोनों लंग्स के दो पार्ट होते हैं, तो एक लेफ्ट लंग की तरफ चला जाएगा, एक राइट लंग की तरफ चला जाएगा। ब्रोंकाई नली जो है बटा। ठीक है? फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद ब्रोंकाई फिर टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में आपको क्या होता है, ब्रांच हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अल्वियोलाई जो होते हैं बैलून लाइक, जो ब्रोंकाई लास्ट में बैलून के लाइक के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फूले रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी एल्वियोलाई एल्वोलाई। ठीक है? और लंग्स, लंग्स हो गया हमारा एक जो है आपको क्या हो गया, अब 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो फिर कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? लंग्स क्या है? दो लंग्स होता है, जो सैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो है आपको कवर रहता है, वो अंदर में, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है?
और जो मेम्ब्रेन से घिरा होता है लंग्स, लंग्स के ऊपर ही मेम्ब्रेन होता है ना जिससे कवर रहता है। ठीक है, आप कभी किसी जानवर का लंग्स लेके आना, देखना, उसको हटा के तो ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? क्लियर। प्लूरा, है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन होता है जो लंग्स को कवर करने का काम करता है। क्लियर है? तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है कि पहले आप नाक से हवा लिए, फिर वो फिल्टर हुआ आपको नेजल पैसेज में, नोजल पैसेज में फिल्टर होता है, उसके बाद म्यूकस उसको प्रोसेस करता है आगे। म्यूकस का लाइनिंग होता है ना, बताया था ना नेजल पैसेज में, है। ठीक है। फिर एयर पास होता है थ्रोट में, थ्रोट का मतलब हो गया आपको फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स से होते हुए आपको ट्रैकिया में चला जाएगा ये पूरा। ठीक है, थ्रोट कहलाता है आपको लैरिंग्स। उसके बाद पैसेज जाता है, और जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया बनाता है कार्टिलेज का, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, गला दबाने वाला काम करता है ना, बोलते हैं ना किसी को गला दबा देंगे, थ्रोट। कट थ्रोट पोर्शन नहीं बोलता, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला किसी को। तो ये वही है, कार्टिलेज का बना होता है, कोलैप्स नहीं करता है, और हवा का कंटिन्यूअस आदान मतलब आना जाना बना रहता है। क्लियर है? अगर मान जी लीजिए कार्टिलेज का और नहीं बना होता, हड्डी का मजबूत कार्टिलेज रहता है, तो आप सांस जैसे छोड़ते तो कोलैप्स नहीं करता है कोई चीज, हवा निकलता है तो कोलैप्स करता है ना। जी तो ये कोलैप्स करने नहीं देता है कार्टिलेज। ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्लियर है? और वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में जो होता है वहां पर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वहां पर छोड़ देना जो अल्वियोलाई, उसको लेकर ये फिर बाद में ट्रैकिया से भेज देता है ऊपर छोड़ने के लिए, जैसे आप सांस छोड़ते हो जब, तो है ना। और अल्वियोलाई में आपको जो लंग्स का जो पोर्शन है वहां पर बहुत ही बहुत जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। तभी ना ब्लड का ही काम है ना ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा खोल मतलब है ना, ये रिलीज करना लंग्स में। तो जब सेल आपको जी हार्ट से लंग्स में आया ब्लड, वही वही वहां जाए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना और जो है ऑक्सीजन लेके आ जाना फिर। क्लियर है? हाँ। जी तो ये काम जी आपको करता है, तो इसके लिए ब्लड का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। ब्लड का सप्लाई कब होगा? जब ब्लड वेसल्स वहां पर बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है? हाँ। जी जी देख लो ये इस तरह का लंग्स से ये सब समझ में आ गया होगा पूरा इतना, जी अल्वियोलाई सब समझ में आया अलिका? जी जी आगे। ये एक मैकेनिज्म है, एक तरह आप देख लो कि कैसे हम सांस लेते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है सांस लेने का? मैकेनिज्म ये है कि आप एक एक एक्सपेरिमेंट करो। एक एक्सपेरिमेंट ये है, एक जार लो, नीचे खाली हो शीशा का, या काट दो शीशा के बोतल को, नीचे खाली रखो, और इसमें आप ना बैलून या ठीक है, या ड्रम वाला कुछ जो होता है ना, शीट डायफ्राम तरह का, इसको चिपका दो, बैलून को लेके खोल के चिपका दो यहाँ पर, और अंदर में एक पाइप लगा के एयर टाइट करके इसको पाइप को अंदर डालो, और इसमें बैलून लगा दो यहाँ पर। ठीक है। अब इसको जब खींचोगे नीचे की तरफ, इसको जब नीचे की तरफ खींचोगे तो अंदर हवा आएगा, अंदर हवा आना चाहेगा ना, लेकिन आने का तो रास्ता यही है हवा आने का। क्लियर है? तो जब हम खींचे तो अंदर आया तो यहाँ से हवा आएगा, हवा आएगा तो हवा कहाँ जाएगा, बैलून में जाएगा, बैलून फूल जाएगा, फूलेगा ना, फूलेगा कि नहीं। और जब फिर छोड़ जी देंगे रिलीज होगा, तो फिर ये हवा को छोड़ देगा तो ये हवा बैलून सिकुड़ जाएगा, क्योंकि हवा को कम जगह होना है तो हवा बाहर निकल जाएगा। यही काम हमारे इसमें जो है बॉडी में होता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मेम्ब्रेन का काम करता है आपको डायफ्राम। डायफ्राम, अब जब सांस लेते हो, सांस लेते हो जब आपका, तो देखो जोर से सांस लेके देखो, तो आपका जो पसली का हड्डी है, जो ये हड्डी है क्या बोलते हैं, रिब्स है, रिब्स है ना, वो फैल रहा है, रिब्स फैल रहा है ना। जोर जी से सांस लेके देखो, रिब्स फैलता है। रिब्स, ये रिब्स है, ये हड्डी है, ये हड्डी जो है रिब्स है ना आपका, रिब्स फैल रहा है। जब रिब्स फैल रहा है तो रिब्स के इसमें लगा रहता है आपको क्या रहता है, डायफ्राम रहता है ना, बताया था ना। जी
वो जब आप फैलेगा, आपका फैलेगा तो जब इतना बड़ा था तो अब तो डायफ्राम इतना फैल जाएगा, मतलब इसमें एरिया जी बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो हमारा क्या होगा काम, एरिया फिल कौन करेगा, तो ऑक्सीजन मतलब हवा फिल करेगा। तो हवा अब अंदर में तो रहता नहीं जो उसको फिल करेगा, तो ये हवा आपको कहाँ से आएगा, बाहर से आ गया, आया ना। जी डायफ्राम जब आपको एक्सपैंड करता है, कैसे करेगा डायफ्राम एक्सपैंड, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट लंग्स में खिंचाएगा, डायफ्राम खिंचाएगा कब, जब आप जोर से सांस ले रहे हो, कैविटी बढ़ रहा फील करते है ना। और डायफ्राम जब जी, रिलीज और होता एक्सेल है, करते थे। रिलैक्स होता है, तो आप हवा अंदर, फिर कैविटी खत्म, छोटा हो जाएगा, तो आपको लंग्स पे प्रेशर बनेगा, तो वो बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन, हवा को। क्लियर है, यही जी फंक्शन है आपको किसका, डायफ्राम में हवा में सक करके। डायफ्राम का। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जी कैसे अल्वियोलाई तक जाता है, फिर वहां से होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जी जी ठीक है। जी लेकिन अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितना हम हवा लेते हैं पूरा का पूरा, जितना हवा लिए पूरा का पूरा छोड़ देंगे, है ना। जी लेकिन हमेशा पूरा का पूरा लंग्स खाली नहीं होता, आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो अभी हर वक्त आपको सांस छोड़ने पर भी कुछ ना कुछ हवा रहता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई में। तो इसलिए कि हम तुरंत लिए तुरंत छोड़ दी, जितना जल्दी हम सांस ले रहे हैं उतना जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलना और ऑक्सीजन घुलना मुश्किल होता है। उसको टाइम देने के लिए उतना कुछ हवा वहां पर रुका रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन उतना निकलेगा और ऑक्सीजन वाला रह जाएगा। फिर अंदर सांस लेंगे, उस हवा को रिप्लेस कर देगा, है ना। ठीक जी है, तो हम लोग को टाइम देते हैं उसको, हवा को भी, कि भाई आप जो है डिजोल्व भी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कीजिए। ठीक है ना। Clear है? जी अब देखिए, जी अब हम जब सांस लिए तो ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, चला गया ना। तो ब्लड में जी अब हम लोग वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा हुआ ना। ब्लड में ऑक्सीजन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण आपको टिश्यू तक जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में इतना ऑक्सीजन का इतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है कि जो है हर टिश्यू तक पहुंचा दे, नजदीक वाले तक पहुंचा देगा। अंगूठा तक पहुंचाना होता है, नीचे के पैर के अंगूठा तक भी पहुंचाने में टाइम लगेगा, है ना। माना जाता है कि अगर, जी 1 मिनट में बंद हो जाएगा, माना जाता है कि अगर जो है हम हमारे बॉडी में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ना हो ऑक्सीजन को कैरी करने का, मतलब जैसे हेमोग्लोबिन का काम है, अभी बताएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन, हम सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के भरोसे पर रहेंगे ना, ऑक्सीजन का जी प्रेशर जो प्रेशर होता है उसके भरोसे रहेंगे, तो हमारे लंग्स से अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लग जाएगा ऑक्सीजन को। इतना दिन मुश्किल है ना फिर तो। जी उसका काम को आसान करने के लिए हमारे ब्लड में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या होता है, हेमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन कम, ये एक प्रोटीन है हेमोग्लोबिन, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये काम करता है ऑक्सीजन को ले करके क्या करना, सारे सेल तक पहुंचाना। बॉडी ठीक है, पार्ट में। अच्छा। तो ये हम लोग अब कल पढ़ेंगे। ओके, जी तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। रेस्पिरेटरी जी आ गया। मूवमेंट कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पढ़ेंगे फिर। ठीक है, हाँ, जी तो 1 मिनट जी में बंद हो जाएगा। तो कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर हम लोग जुड़ेंगे। नहीं पूछना है तो फिर कल बोलिए। नहीं, अभी नहीं। नहीं पूछना है कुछ, ठीक है बेटा। नहीं नहीं पूछना। पूछना है तो बंद हो जाएगा।